हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एग्जाम का पहला जो पेपर हुआ है, उसमें जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम लोग आज बेसिक सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं जो, और उन्हें बेसिक समझेंगे। आराम से बेसिक समझेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ कि कैसे प्रश्न है और इनका सॉल्व किस प्रकार से करना है। सबसे पहला प्रश्न हमसे HCF यानी म से पूछा था, महत्तम समापवर्तक। और जो डाटा दिया गया था, जिन आंकड़ों का हमको म से निकालना था, वो डाटा है 0.05, 0.5, फिर है 0.25 और फिर है 1.25। 1.25 का हमको बताना है HCF यानी महत्तम समापवर्तक, यानी वह बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को विभाज्य करे। यानी डाटा जो दिया गया हमको दशमलव में दिया गया है, हम इन्हें क्या करते हैं, दशमलव के बाद देखते हैं, दो अंक है, दो अंक है, दो अंक है, दशमलव के बाद 5 एक अंक है, जीरो बढ़ा करके 2, यानी समान अंक दशमलव के बाद कर लेते हैं। उसके बाद दशमलव इग्नोर करके इनको लिखते हैं, तो 5, 50, 25 और 125, और इन्हें लिखेंगे 125। इनका अब कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5, 50, 25 और 125 को विभाजित कर दे, यानी सभी को विभाजित कर दे। तो इनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 है। मतलब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। इन सभी को विभाजित करने वाली 5 से बड़ी संख्या कोई नहीं है। इसलिए इन आंकड़ों का म से हमारा 5 होगा। लेकिन इनका हमसे म से नहीं पूछा है। दो दो अंक पे दशमलव है, तो दो अंक पे जब हम दशमलव लगाएंगे, हमारा सही जवाब 0.05 हो जाएगा। जिस भी आंसर ऑप्शन में होगा वही हम आंसर दे देंगे, यानी 0.05 राइट आंसर होगा। तो ऐसे में दशमलव संख्याओं का म से निकालने के लिए या ल से निकालने, दोनों में से कोई पूछे, म से या ल से में से कोई पूछे, आप दशमलव के बाद समान अंक करके, दशमलव इग्नोर करके, म से पूछा है तो म से निकाल करके जितना अंक लगा देंगे दशमलव, और अगर ल से पूछा है तो आप वही लसा के लिए भी क्रिया करेंगे, बस आप आंकड़ों का लसा निकालेंगे। तो इस सेट में यानी पहले जो 23 अगस्त का शिफ्ट 1 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एग्जाम हुआ है, उसमें इसका पहला जवाब सही आंसर हमारा कौन सा होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तो और आगामी परीक्षाओं या उत्तर प्रदेश के अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो ऑप्शन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें थोड़ा बहुत जब प्रश्न परिवर्तित कर देता है या थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, तो आप बेसिक जानकारी की आवश्यकता होती है। जो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे यदि हम किससे किससे दे रहा है, 4 से भाग करें, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से भाग करें, तो प्रत्येक दशा में हमें शेष कितना प्राप्त होता है। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 बचाना है जो है। तो ऐसे में यानी शेष इस क्रिया में यानी लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसमें हम इन संख्याओं से बारी बारी से भाग करें, यानी यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसमें हम बारी से भाग करें, तो हमें हर बार शेष 3 बचे जो है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जैसे 4 6 का लॉस है जो होगा 12 होगा, 12 दूना 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 9 का अगर यहीं से यहाँ तक का हो गया 24, 9 का भी अगर लें तो 24 9 से कटेगा नहीं, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 9 अठी 72, 8 9 72, यानी 72 लॉस हुआ। 72 लॉस हुआ। अब देखिए 72, चूंकि यहाँ पे इनका जो लॉस होगा 72, अब 72 यहाँ तक का तो लॉस हो गया, लेकिन 72 और 7 अभी बचा कौन सा हमारे पास, एक संख्या 7 बची है, तो 72 और गुणे हम 7 करें तो 7 दूना 14 को 4, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504 में हम वही 3 जोड़ दें तो बार बार वही जो 504 जो है इन संख्याओं से विभाज्य होगा, और जो शेष 3 का रहा बचाने के लिए उसी को हम ऐड कर देते हैं इसी में, तो हमें संख्या मिलेगी 507। यानी 504 वह न्यूनतम संख्या है जिनमें इन संख्याओं से बारी बारी से भाग दें तो हर बार शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 504 हमेशा इनसे कटेगा। लेकिन जब 3 ऐड कर देंगे तो 507 में जब हम बारी बारी से इनमें से किसी संख्या से भाग करेंगे या बारी बारी सभी संख्याओं से भाग करेंगे तो हर बार यही जो 3 ऐड किए वही शेष बचेगा। इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा 507 राइट आंसर होगा। तो आराम से धीरे धीरे प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि इनसे रिलेट करके अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे तो हम आंसर उनका ज्ञात कर लें। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, बस
वस्तु को खरीद रहे हैं क्रय मूल्य कहते हैं, तैयार करवा रहे हैं कि किस लागत पे तैयार हो रही है या जिस मूल्य पे तैयार होगा उसे हम लागत मूल्य कहेंगे। 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। तो जो वस्तुएं दी गई हैं, जिन वस्तुओं का लागत मूल्य उनके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा लागत मूल्य या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात बनेगा वह 40:30 का बनेगा या 4:3 का अनुपात बनेगा जो है। तो इस प्रकार 4 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके 3 रुपए में खरीद रहे हैं तो हानि हो रही है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि हुई 1 रुपए की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा 4। तो इस प्रकार से व्यापार में 25% की हानि होगी, यानी व्यापार में 25% की हानि होगी और आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ हानि होगी। और कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 25% की हानि होगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं जो है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता, कोई एक फल विक्रेता है, कुछ संतरे मतलब कुछ संतरे खरीदता है, लेकिन किस रेट से खरीदता है, किस भाव से खरीदता है, तो 10 रुपए में 4 की दर से, और उतने ही अधिक मतलब जितने हैं उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद लेता। मतलब खरीदने की दो शर्तें हैं, दो प्रकार से खरीदता, लेकिन दोनों बार जो संतरे खरीदता उनकी मात्राएं बराबर होती हैं जो है। अब वह पूरे लाट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। तो देखिएगा, अगर हम रुपए में वस्तु की संख्या से भाग करें, एक वस्तु का मूल्य पता चलता है। 10 रुपए में 4 संतरे क्रय किया है, तो 10 में हम 4 से भाग कर दें, प्लस फिर से उसने 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे हैं, तो 10 में हम 5 से भाग करें, 10 में हम 5 से भाग करें। यह इनके क्रय मूल्य हो गए। लेकिन कितने संतरों के क्रय मूल्य हुए, 2 संतरों के क्रय मूल्य। बेच रहा है विक्रय मूल्य 20 रुपए में 9 की दर से, तो हम 20 में 9 से भाग करें, लेकिन यह एक संतरे का विक्रय मूल्य दोगुना कर दें, यह इनका विक्रय मूल्य हो गया, यह इनका विक्रय मूल्य हो गया। और जब हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाए, तो हम आसानी से लाभ या हानि भी प्रतिशत में या रुपए में ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 और 4 का लॉस है 20 होगा, 4 पचे 5 दाएं 50 प्लस 5 चौके 20, 4 दाएं 40 और अनुपात 20 दुना 40/9 हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 90/20 या फिर हम कह सकते हैं 9/2 अनुपात 40/90। अब देखिए, भिन्नों के अनुपात को सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए इनके हर का लॉस लेके दोनों साइड गुणा किया जाता है। या तो इधर 2 है इधर 9 है, इधर 2 का गुणा कर दीजिए और इधर 9 का गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से 20 9 9 81 रुपए में अगर आप सामान खरीदे तो 80 रुपए में बेचे हैं, तो सोचिए कि हानि कितने की हुई। प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत हानि हानि हो रही है 81 में खरीद करके और 80 में बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि 1 रुपए की हुई गुणे 100 और हमारा क्रय मूल्य कितना है 81। तो एक बार जाएगा और 19 बचेगा बटे 81 प्रतिशत की हानि होगी। जिस भी ऑप्शन में ये आपका एक सही 19/81% हानि दिया होगा, पहला ऑप्शन न हानि न लाभ गलत, हानि प्रतिशत 12 गलत, हानि प्रतिशत 100 गलत, हानि प्रतिशत 100 गलत। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। ये जो आपका ये हानि का प्रतिशत होगा वह कितना होगा, तो 100/81 होना चाहिए था। 100/81 पेपर में दिया है 100/81, या फिर उसी को एक सही 19/81% की हानि जो पेपर है उसमें दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइप करने में त्रुटि हुई है जो है, पेपर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। एक सही 19/81% की हानि होगी जो है। इस प्रकार यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए। देखिए, एक प्रकार जो चावल है, एक प्रकार का जो चावल है वह 11 रुपए प्रति किलोग्राम है, 11 रुपए प्रति किग्रा है, 11 रुपए प्रति केजी है। और 21 रुपए दूसरा जो है 21 रुपए प्रति किलोग्राम है, 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा। मतलब एक प्रकार का चावल खरीदे आप तो वही 11 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरा वाला खरीदे 21 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा मिश्रण बनाएं कि जिस मिश्रण का क्रय मूल्य हमें 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तिर्यक अंतर लेते हैं।
तिर्यक अंतर लेकर के एक अनुपात बनाते हैं, अभिष्ट अनुपात हमारा आंसर होता है। तो 17 और 21 का अंतर 4 होगा और 11 और 17 का अंतर 6 होगा। सरलीकरण करेंगे 2 से 2 दूना 4 2 तिया 6 अनुपात हमारा 2 अनुपाते 3। जिस आंसर ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2 अनुपाते 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसा पढ़िए कि इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न और मिले आपको तो हम आसानी से उसका आंसर ज्ञात कर लें। मान लीजिए यहाँ पे कोई मात्रा दिया रहेगा, इस अनुपात का जितना गुना इसका भी हम उतना गुना कर लेंगे जो है आराम से। कोई भी मान इससे इसे इतना बेसिक पढ़िए, इस टाइप के प्रश्न से अगर आपको कोई और इसे थोड़ा सा मतलब संबंधित प्रश्न हो तो उसे आप आसानी से समझ जाएं और उसे तुरंत सॉल्व कर लें और उसका आंसर दे दें जो है। इसी तरह से अगला प्रश्न, 12% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, कोई भी धन हो या कोई भी मान हो या कोई भी वस्तु हो, अगर वो दोगुनी हो रही है तो 100% वृद्धि हो रही है। अगर कोई मान दोगुना हो रहा है, कोई भी आपकी सैलरी डबल हो जाए यानी दोगुनी हो जाए, तो आप जान लीजिए कि 100% की वृद्धि हो रही है। तो सीधे सीधे 100% की वृद्धि हुई और किस रेट से? तो 12.5%। और अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव नीचे है, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और 125 सरलीकरण करेंगे, 25 पच्चे 125, 25 चौके 140, 5 से 5 अट्ठे 40, यानी कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो 8 वर्ष में। जिस आंसर ऑप्शन में 8 वर्ष होगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई धन किसी दर से अगर दोगुना हो रहा है ना तो 100% की वृद्धि हो रही है। 12.5% एक वर्ष में, तो 2 वर्ष में 25%, 3 वर्ष में, फिर ऐसे ही 4 वर्ष में, फिर ऐसे ही सीधे सीधे हम भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा टोटल कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 8 वर्षों में हमारा जो धन होगा वह दोगुनी हो जाएगी जो है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ कह रहा, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिनों का ठेका लिया है? 150 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 कार्य किया गया हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिक, यहाँ देखिएगा अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या। काम समय में हम पढ़े हैं कि जैसे 150 दिन का ठेका लिया गया है, ठेका 150 दिन का है और अगर आप काम को पूरा समय से कर रहे हैं तो काम 150 दिन में पूरा होना चाहिए। हुआ क्या? 200 श्रमिकों को काम पर लगाया गया और 50 दिन इन्होंने काम किया। 200 श्रमिकों ने 50 दिन में काम का मात्र 1/4 भाग कर पाया। काम को सदैव नीचे लिखते हैं जो कह रहा है 1/4 काम किया, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या, यानी आपके पास ये 200 व्यक्ति है, ये है 200 व्यक्ति है, ये कितने व्यक्ति और लगा दें कि काम समय पर पूरा हो जाए। 50 दिन हो चुका, अभी काम कितने दिन में करवाना है? 100 दिन में। 1/4 काम बचा हुआ, काम कितना है? 3/4। काम भी पूरा हो जाएगा और ये 50 दिन और 100 दिन मिल करके ठेके का दिन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो नीचे 4 सरलीकरण होगा, 100 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 50 दूना 100, इस प्रकार से कितने व्यक्तियों को काम पे लगाया था? सॉरी थोड़ा सा 200 श्रमिकों को काम पे लगाया। 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हो पाया। 200 प्लस एक आदमी 100 दिन में पूरा कर देंगे काम को, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसी तरह से और सरलीकरण करेंगे जब, तो यहाँ से सरलीकरण करेंगे, 50 दूना 100 और 3 गुना करेंगे तो 300 बराबर 200 और प्लस एक्स, तो एक्स बराबर अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या 200 आके घटेगा 300 में से 100। जिस भी आंसर ऑप्शन में होगा 100 वही राइट आंसर हो जाए। यानी कितने अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया जाए, तो यहाँ आपका आंसर जो होगा कितना होगा? सी आंसर राइट आंसर होगा, जो 100 श्रमिक हो जाएंगे और आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले 12 पुरुष, पहले पुरुष है और बाद में महिलाएं, बाद में महिलाएं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को, या तो ऐसे चले 12 पुरुष 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? कितने दिनों में कर लेते हैं उनका हम गुणा कर लेते हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं। इधर कुल काम हो गया। फिर आगे देखते हैं
फिर आगे देखते हैं 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 12 पुरुष, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में। तो यहां से हम ज्ञात कर लें एक पुरुष कितनी महिला के बराबर, या एक पुरुष बराबर कितनी महिला के हैं। तो सरलीकरण करेंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 5 का गुणा कराएंगे, 12 पचे 60 पुरुष और धन 18 पचे 90 महिला बराबर है ना, वहां 54 पुरुष और प्लस 18 छक्का 108 महिला के। तो पक्षांतर करेंगे जब हम, तो 54 आकर के 60 में से घटेगा, है पुरुष बराबर, ये 90 जाके 108 में से घटेगा 18 महिला के, एक पुरुष बराबर 3 महिला के। बस अब यहीं से प्रश्न का आंसर आप ढूंढ लीजिए। देखिएगा प्रश्न में शर्त की लाइन से, प्रश्न की जो शर्त की लाइन है, जैसे प्रश्न में शर्त की लाइन क्या है, यहां से उठा लीजिए प्रश्न, यहां से प्रश्न उठा लीजिए। और प्रश्न की क्या लाइन है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में काम को करेंगे। एक पुरुष 3 महिला के बराबर है, तो 12 पुरुष कितनी महिलाएं के बराबर है, 36 महिला। तो 36 और 18 जोड़ लीजिए, 8 6 14, 3 1 4 1 5 हो गया। 54 पुरुष जो काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में वही काम। फिर से अब कन्वर्ट करेंगे वही काम, यानी हमने क्या किया, एक पुरुष बराबर 3 महिला की थी, तो 12 पुरुष 12 3 36 महिला और 18 महिला यानी 54 महिला 10 दिन में आराम से कर लेती थी काम को। तो 2 पुरुष और 3 महिला, एक पुरुष 3 महिला के बराबर है, तो 2 पुरुष कितने महिला के बराबर होंगे, 6, और 6 3 9 महिला काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 9 छक 54, 10 छक्का 60 दिन में हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा, 60 दिन, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन में कर लेंगे। तो ये आपका काम समय में पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न है, जहां से आपको प्रश्न मिलेंगे जो है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। अब देखिएगा, रेलगाड़ी को नहीं पार करती, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तो सदैव जान लीजिए कि जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो दूरी की जगह हम तेज ट्रेन की लंबाई रखते हैं, यानी जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रही है उसकी लंबाई का हम प्रयोग करते हैं जो है। तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय के फार्मूले पे अगर हम मान रखें, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी यहाँ तेज ट्रेन की लंबाई की ही ज्ञात होगी। चालों का अंतर होगा 59 और 32 का अंतर घटाए तो 9 में से 2 7, यानी 27 गुणे 5/18, और पार करने में लगा समय जो हमारा कितना है, तो पार करने में लगा समय 16 सेकेंड का है जो। तो 16 सेकेंड यहीं से हम गुणा करा देंगे 16 का, तो 9 से 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 के, और 2 से 2 अट्ठे 16, 8 पचे 40, तिया 120 मीटर लंबी ट्रेन है। यानी जो तेज ट्रेन है, जो फास्ट ट्रेन है, जो पार कर रही है व्यक्ति को, उसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर की है, तो 120 मीटर की है जो है। यानी रेलगाड़ी चैप्टर से भी प्रश्न मिला हमें, रेलगाड़ी चैप्टर से भी यहाँ प्रश्न देखने को मिला जो है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार। अब यहाँ फिर एक रेलगाड़ी का और आ गया कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में समय, कितने भी मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति को पार करना है और कितना समय लेगी खड़े व्यक्ति को पार। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है। जैसे एक ट्रेन है जो 67 मीटर लंबी है, और एक सुरंग है जिसकी लंबाई कितने मीटर की है, 33 मीटर की है, इसे 10 सेकेंड में पार कर रहे हैं। 33 मीटर की इसे 10 सेकेंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की चाल हम ज्ञात कर लें, ट्रेन की चाल कितनी हो रही है, ट्रेन की चाल कितनी हो रही है। अब यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, अब ट्रेन को अपनी प्लस 33 जो सुरंग की लंबाई उतना चलना पड़ेगा, तो 7 3 10, 6 3 9 1 10 बटे 10, यानी सीधे सीधे 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। अब कह रहा है प्रश्न देखिएगा, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा जो है। तो व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई को बराबर दूरी तय करेगी। इस प्रकार से व्यक्ति कहीं देखिए, ट्रेन चूंकि चल रही है
67 मीटर और 1 मीटर लंबी ट्रेन है और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही। अगर ये केवल व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा तो व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और दूरी बराबर 67 और बटे 10 इस प्रकार 6.7 सेकंड में 6.7 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। जो अगर ये पूछा होता कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में तो हम 65 और 67 जोड़ते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, केवल एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति कहीं खड़ा हो उसे पार करेगी जब ट्रेन तो मात्र अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी जो है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं जो है, अगला प्रश्न है निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है? अब देखिए निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:3 2:1 है। जो आय का अनुपात है कौन कौन है? निखिल है और एक व्यक्ति और कौन है? रितु है। इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है? तो 2:1 है। 2 अगर ये 2 रुपया कमाते हैं तो रितु कितना कमाती है? 1 रुपये। 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और बचत दिया, मासिक बचत दिया है और बचत का अनुपात दिया। लेकिन यहां से देखिएगा इनकी जो 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं और निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर के 10,000 रुपए। देखिए इनकी बचत जो है यही लिख देते हैं, बचत निखिल और रितु का बचत का जो अनुपात है वो कितने का है? 4:1 का। 4:1 का। और दोनों की मासिक कुल मिलाकर बचत कितने की है? जो है 10,000 है। 10,000 है। तो इनकी अलग अलग बचत देख लें, 4 और 1 यानी इस बचत दोनों के बचतों का योग है 10,000 और अनुपात है तो 4 और 1 5 से हम भाग करें तो 5 दूना 10 यानी 2 चौके 8,000 रुपए ही बचाते हैं और 2,000 एक कम 2,000 रुपए ही बचाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहां से देखते हैं इनके आय का अनुपात हो गया और इनके खर्च का अनुपात क्या है? इनके खर्च का अनुपात, इनके अगर खर्च का अनुपात देखा जाए तो खर्च का अनुपात जो दे रहा है वह 5:3 का, यानी निखिल और रितु के खर्च का अनुपात जो है 5:3 है। 5:3 बेसिक भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक सीखिए क्योंकि कहीं भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है ना। तो बेसिक सीखे रहेंगे। इनको देखेंगे इनकी आय क्रमशः 2x और x, 2x और x माने, अगर हम 2x और x माने तो 2x और बटे x लिखें। अब दोनों जो है कितना इनकी आय हो गई और आय में से ये बचाते कितने हैं? क्रमशः 8,000 रुपए और 2,000 रुपए। 8,000 रुपए और बटे 2,000 रुपए और इस प्रकार से इनकी बचत का अनुपात 5:3 है। फिर ये गुणा करेंगे, x का मान आएगा, इनकी अलग अलग आय पता चल जाएगी। 3 दूना 6x माइनस 24,000 बराबर 5x माइनस 10,000। 10,000 इस प्रकार पक्षांतर करेंगे, x बराबर ये माइनस 10,000 है, माइनस 10,000 और ये माइनस जाएगा तो प्लस 24,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 14,000। इस प्रकार से इनकी अलग अलग देखेंगे तो 14 दूना 28,000 रुपए, 28,000 रुपए और 14,000 रुपए इनकी क्रमशः आय का अनुपात होगा। इनकी क्रमशः तो 28,000 और 14,000 किस आंसर ऑप्शन में आएगा? तो 28,000 और 14,000 इनका जो होगा। वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे देखिए हम 28,000 और 14,000 जोड़ करके इनके आय का योग होगा और इनके आय में से हम इनके जो बचत है उसको घटा देते, केवल खर्च बचेगा और जो खर्च बचेगा वो 5:3 के अनुपात में होगा। तो यहाँ से इनका आंसर कितना होगा? तो 28,000 और 14,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक के 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता। अब देखिए एक छात्र कोई है 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से फेल होता है, 5 अंक से फेल हो जाता, मतलब जो पास होने के लिए निर्धारित अंक थे उससे ही 5 अंक फेल हो गया, 5 अंक कम पा गया। अधिकतम अंक प्राप्त के 20% पाता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% पाता है और 20 अंकों से 20 अंक अधिक पाता। दूसरा एक छात्र कोई है जो 30% अंक पाया, जितना भी पूर्णांक था उसका 30% अंक पाया, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा गया, 20 अंक अधिक पा गया, 20 अंक अधिक पा गया, मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे 20 अंक अधिक पा गया। तो यहां से हमने देखा कि
10% की जब वृद्धि हो रही दूसरे वाले छात्र के लिए, तो 5 अंक कम से 20 अंक अधिक यानी 25 अंक के बराबर है। 20 से 30 पाया कि 5 अंक पीछे रह गया था, ये 20 अंक आगे रह गए थे, 25 अंक। 1% जो अंक है यहाँ 2.5 अंक के बराबर है। तो कितने अंक से फेल हुआ है? कितने अंक से फेल हुआ है? 5 अंक से फेल हुआ है। मतलब 1% 2.5 अंक या 2.5 अंक 1% है, तो 5 अंक बराबर कितने प्रतिशत के होगा? तो 2 अंक प्रतिशत के होगा। पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो 20% पाया ही था और 2% से फेल हुआ, इसका मतलब 22% चाहिए। पास होने के लिए जो निर्धारित अंक है प्रतिशत में, वह कितने प्रतिशत होना चाहिए? 22% होना चाहिए जो है ना। अगर कहीं परीक्षा का पूर्णांक पूछ दे, 1% 2.5 अंक के है, पूर्णांक 100% का होता है, इसी में 100 का हम गुणा करा देंगे। तो जो भी डाटा यहाँ से जो दिया गया है, और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं, विस्तृत जानकारी के साथ इसे पढ़ लीजिएगा। और प्रतिशत चैप्टर में पास फेल पर आधारित प्रश्न है। अगला चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है। तो मूलधन पहले हम निकाल लें। मूलधन आगे जो पूछा होगा देखें, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। दर 5 है, गुणे समय कितना है? 2 है, क्योंकि कहा है 2 वर्ष के लिए। तो 5 दूना 10, यानी सीधे सीधे जो मूलधन था वो 16,000 रुपए है। अब क्या आगे प्रश्न पूछ रहा है उसको देखते हैं। कह रहा 3 वर्षों के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ज्ञात कीजिए। यानी आपको 3 वर्ष का हमको उसी रेट से हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना और वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो दर 5% है, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? 5% को 5/100, या हम इसे 1/20 यानी 20 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी अगर आपका मूलधन मूलधन 20 रुपया है, तो आपको 21 रुपये मिश्र धन कितना मिलेगा? मिश्र धन 21 रुपये मिलेगा। तो 1 वर्ष के लिए, फिर ये दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। अब देखें यहाँ से कि अगर आप 8,000 रुपये लगाए हैं, 20 का क्यूब 8,000, तो 9261 रुपये पाएंगे। तो कितना रुपए ब्याज मिल रहा हमको? ब्याज कितना मिल रहा? तो 1261 रुपये ब्याज यहाँ से मिल रहा। 8,000 पे 1261 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मूलधन कितना है? 16,000 रुपये है। तो जब धन दुगुना होगा तो ब्याज भी दोगुना मिलेगा। ब्याज भी हमको कितना मिलेगा? दोगुना मिलेगा। तो यहाँ से हम सरलीकरण जब करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5, 2 एक कम 2, यानी आपका 2500 कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 22 रुपए। यानी 2522 रुपए हमको ब्याज मिलेगा। 2522 रुपए। यानी हमको क्या करना था? साधारण ब्याज से पहले मूलधन ज्ञात कर लेना है, और मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन ज्ञात हो जाने के बाद हम सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे उसी दर से जो है। यानी हमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रित प्रश्न भी देखने को मिले। इसी तरह से अगला प्रश्न कह रहा 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 7300 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? अब बताइए, साधारण ब्याज बताना। और देखिए डेट है 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023, यानी ये पूरा पूरा 1 वर्ष का हमको ब्याज बताना, पूरा पूरा 1 वर्ष का। और किस रेट से? तो 15%। यानी सीधे सीधे हम चूंकि वर्ष एक ही है, तो 7300 का 15% ज्ञात कर, क्योंकि 1 वर्ष का 15% की दर से 15% ब्याज मिलेगा, तो 15% हम ज्ञात कर दें। 7300 ही है, 7300 का 73,000 है, सॉरी 73,000 है, तो 73,000 का हम 73,000 का 15% ज्ञात करेंगे। 1 0 2 सीधे 0, 15 तिया 45, 4 बचा, 15 सत्ते 105 और 4 100, कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105 और 4 109, यानी 10,950 रुपए। 10,950 रुपए हमको मिलेगा साधारण ब्याज। यानी अगर हम 73,000 रुपए लगा दें और 12 फरवरी 2022 को जमा किया होगा, 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 7300 रुपए पे हमको जो साधारण ब्याज मिलेगा वह 10,950 रुपए मिलेगा। 10,950 रुपए मिलेगा। आज आपका 23 अगस्त यानी 23/8/2024 फर्स्ट शिफ्ट के जो मैथ के प्रश्न है ये सॉल्व किए जा रहे हैं जो है। आप इनसे रिलेटेड करके और प्रश्नों को भी देख लें, ताकि आगामी जो
आपको पेपर्स मिले, उनमें आप आसानी से अच्छा रिस्पांस ला गए। अब देखिए कह रहा है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य, मतलब हर किलोग्राम के मूल्य में, प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल, मतलब वो 1200 रुपए लेके गया, 1200 रुपए लेकर के गया, लेकिन चूंकि उस चावल का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ गया था, 25%, तो 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद रहा। अब 25% की वृद्धि हो रही है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, जिसके कारण एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल पा रहा। जाहिर सी बात है, आप 1200 रुपए में हमेशा सामान खरीदते थे, अब उस वस्तु का मूल्य ही बढ़ गया, तो उतने रुपए लेके गए तो सामान कम पाएंगे। इस प्रकार से पूछ रहा है प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए ट्रिक भी है, बेस भी है, बहुत सारे तरीके भी हैं। अब वैसे सोचिए कि 1200 रुपए का 25% एक्स्ट्रा आपको देना था। अगर 1200 तो कितना मात्रा अधिक मिलती, तो 25 गुणे 12, 25 दूना 50, 5 25 एक यानी 300 रुपया, और 300 रुपया ने आपसे मांग करके वो 6 केजी चावल ही कम कर दे रहा है, यानी 50 रुपए प्रति किलोग्राम, 50। लेकिन ये कौन सा मूल्य हो रहा आपका, नया मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य है। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25, यानी 25/100, यानी 1/4, यानी अगर देखिए पहले 4 रुपए में मिलता था, तो अब आपको असमान, यानी ये आपका जो है पुराना मूल्य था और ये नया मूल्य, क्योंकि 25% बढ़ गया का मतलब पहले सामान 4 रुपए प्रति किलोग्राम पा रहे थे, अब 50 रुपए में पा रहे हैं। और अगर अब 50 रुपए है, 5 का 10 गुना है, तो पहले का भी हम 10 गुना कर देंगे। इस प्रकार से पहले हमको 40 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता था, और अब कितना मिल रहा है, 50 रुपए। लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो प्रारंभिक मूल्य जो होगा वह 40 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। देख रहे हैं, नया मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम पहले ही दिया, लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, क्योंकि हमको प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य नहीं पूछा जा रहा है जो है, इसलिए यहाँ राइट आंसर जो होगा कितना होगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ थोड़ा सा हम अपने स्तर से लिखते, कह रहा है कि यदि यक्स और 1/x, यक्स और 1/x, यक्स और 1/x, जहां यक्स नॉट इक्वल 0 है, यक्स नॉट इक्वल 0 है, कह रहा है औसत नियम है, तो औसत होता है योग बटे, औसत होता है योग बटे संख्या, और बराबर दिया है यम के, तो यहां से हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 1/x बराबर इस 2 का गुणा जाके हो जाएगा 2m। तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर बटे एक, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। तो औसत हमारा जो होता, पहले तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो अगर से हम यहाँ से दोनों पक्षों का हम वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा। जहां से ये 2 जब जाएगा उस पार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यानी हमको इसकी जो वैल्यू मिली वो 4m स्क्वायर माइनस 2 मिली, लेकिन हमको चूंकि इसकी वैल्यू नहीं पूछा था, औसत, औसत कितनी संख्याएं हैं, 2 है, तो जब इधर 2 से भाग करेंगे, इधर भी 2 से भाग करेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कट करके हमको केवल मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस कितने का, 1, यानी इस प्रकार से हमारा आंसर 2m स्क्वायर माइनस 1। यहाँ थोड़ा सा जो मतलब टाइप करने में, सेट करने में दिक्कत हुई है, 2m स्क्वायर माइनस 1 हमारा सही जवाब होगा, और राइट आंसर कितना होगा, 2m स्क्वायर माइनस 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2m स्क्वायर माइनस 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आज का पेपर है, जो 29 अगस्त का, सॉरी, आज का जो 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो पेपर है, वहां आपको प्रश्न मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा आपको जो है ना, तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 2m स्क्वायर माइनस 1 होगा, उसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, सही सही कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब अगर अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो बिक्री मूल्य, छूट
देने के बाद 10% छूट देने के बाद उस वस्तु को बिकना चाहिए 10% की छूट। 10% की जब छूट देगा तो वस्तु बिकेगी कितने रुपए पे? 90 रुपए पे। मतलब कि जितना भी अंकित, जो भी दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य था उस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, लेकिन छूट वाले मूल्य पर, ये छूट वाला मूल्य है, ये जो विक्रय मूल्य है ये छूट वाला है। इस छूट वाले विक्रय मूल्य पर 8% बिक्री कर, मतलब एक टैक्स देना पड़ता है जो 8% है, लेकिन कौन से मूल्य पर छूट देना है? 8% का, यानी इस पर 8% टैक्स देना है, कर देना है। तो जब कर देगा तो 90 रुपए पे 8% का कर जब दिया जाएगा तो 9×8 = 72, यानी 7.2 रुपए कर देगा। तो वास्तविक विक्रय मूल्य यानी वस्तु बिकी कितने में, या वास्तविक विक्रय मूल्य 90 रुपए पे 7.2 रुपए का कर देंगे तो 97.2 रुपए में वह वास्तव में बिका। लास्ट कह रहा है कि बिक्री, ये जो आपका है ना, ये बिक्री कर सहित मूल्य हो रहा है। और यहाँ कहा है कि बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में अगर 34,020 रुपए, आपके हिसाब से 97.2 रुपए आ रहा है 100 के अकॉर्डिंग, लेकिन कह रहा है कि बिक्री कर सहित 34,020 रुपए अगर आपको देना है तो इसका ये कितना गुना हो रहा है? जितना गुना हो रहा है हम अंकित मूल्य का उतने गुना कर देंगे, क्योंकि लास्ट में पूछा है कि मूल्य के रूप में इतना रुपए का भुगतान करता है, तो कौन सा मूल्य आपसे पूछ रहा है? अंकित मूल्य कितने का होगा, अंकित मूल्य कितने का होगा। तो यहाँ देखते हैं इसका कितना गुना है, तो इसमें हम भाग करेंगे इस 97.2 से, तो 97.2 से न भाग करके हम डायरेक्ट 972 से भाग करें, एक जीरो ऊपर बढ़ा दें, एक जीरो ऊपर बढ़ा दें। तो देखिए सरलीकरण करेंगे, 9 से कट रहा 4 3 7 2 9, तो 9 से कट रहा 9 से 9 9 एकम 9, 9×8 = 72, 9 से फिर सरलीकरण करेंगे, 9 से काटेंगे, 9×3 = 27, 27 3 4 70 हो गया, 9×7 = 63, बचा कितना हमारा 7, 70 हो गया। नहीं, फिर आपका कितना हो रहा है, यानी 9 से, या 9 से काटे या फिर देखें थोड़ा सा और छोटा या थोड़ा और बड़ा किया जाए इसको, कि डायरेक्ट देखा जाए क्या किसी से कट रहा है, ये 972 से डायरेक्ट कितनी बार में कट रहा है जो है, तो देखा जाए अगर, तो आपका 4 3 7 2 9 और 7 2 9 9 18 हो जा रहा है जो है, यानी 9 से ही काट सकते हैं। और किससे काट सकते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग 18 से भी काट सकते हैं, 18 से, या फिर जो है 5 से, या 9 से ही काटा जाए फिर से, 9 एकम 9 9×8 = 72। अब 9 से जब इनको काटेंगे तो 9×3 = 27, पूरा पूरा 27 3 30 4 70 बच गया। अब 70 में 9×7 = 63, 63 बचा कितना हमारा, फिर 7 9×8 = 72, डबल जीरो हो गया। अब 108 से देखिए कितनी बार में कटेगा, या 12 से काट दिया जाए, 12 तिया 36, एक नहीं कट रहा, 9 से ही काट दिया जाए जो है, 9 एकम 9 9 दूना 18, 9 से 9 चौक 36, 1 37, 9 दूना 18, सरलीकरण करेंगे फिर से, 6 से 6 दूना 12, 6 सते 42। अब 700 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 35, यानी 350, 35 बार में पूरा पूरा कट गया। तो ये जब ये इसका 35 गुना हो रहा है तो हम इसका भी 350 गुना, तो इसका भी हम 350 गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा जो है यहाँ से 35,000 रुपए। यानी कितना रुपए अंकित मूल्य रखना होगा? तो 35,000 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग 90 रुपए बेचता तो कोई वह टैक्स नहीं देता, कर नहीं देता, लेकिन इस 90 पे 8% टैक्स या कर देना पड़ रहा है। 97.2 रुपए पे जो बिक्री सहित विक्रय मूल्य है, कर सहित विक्रय मूल्य इतना है, तो इसका 350 गुना है, तो हम इसका भी 350 गुना कर देंगे। आसानी से हम कहेंगे कि वस्तु जो प्रिंट किया गया था, अंकित किया गया था, वो 35,000 रुपए था। इसीलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा? तो बेसिक भी समझ, अब 9 संख्याओं में एक संख्या बीच में होगी, और 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 100 कितना दिया है? 132 दिया है, औसत 132 दिया है, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? अब वैसे देखा जाए, बेसिक बेसिक देखा जाए तो 2 4 6 का औसत अगर देखेंगे तो 6 और 2 8 4 होगा, यानी औसत बीच की संख्या होती है। औसत जो होगी वो बीच की संख्या होगी, और इस प्रकार से हमारा 132 औसत हो गया। तो जब 132 औसत हो गया तो सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, दो का अंतर होगा, तो 4 संख्याएं इधर होंगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। इसके पहले 130, 128, फिर से और पहले आएंगे 126, और पहले आएंगे 124,
यानी टोटल 1 2 3 4 यानी सबसे छोटी संख्या 124, 132, 134, 136, 138 और फिर 140। इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या 140 और 124 का जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 16 होगा। अंतर जो होगा 140 और 124 और 140 का अंतर 16 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। जिस आंसर ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा जो है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है 475 अंकित मूल्य अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट रुपए में पूछा है, तो हम 475 का 15% ज्ञात कर देंगे। क्योंकि अब अगर हम 25 से सरलीकरण करें फिर भाग देना होगा, इसलिए सीधे 15 पचे 75, 5 बचा हमारा 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 को 2 हाथ में आया, कितना हमारा 11, 15 15 चौका 60 और 10 70 और 1 71 और बटे 100 का मतलब 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 71.25 रुपए की छूट होगी। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के पहले वाले सेट में जो प्रश्न थे उनका सॉल्व हम लोग देखें, और भी सेट के सॉल्व आपको आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।